जय हिंद साथियों। स्पेस साइंस का पार्ट 1 हमने डिस्कशन कर लिया है, पार्ट 2 हम लेके आए हैं। उसमें हमने वैज्ञानिकों के बारे में परिचय कराया था। इसमें हम डेट बाय डेट आपको बताएंगे कि कब क्या हुआ था, किसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सा उपग्रह है, कौन सी सन में छोड़ा गया था, किसने छोड़ा था, किस चीज़ से छोड़ा गया था। यानी इसमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कशन किया जाएगा। सन 1961 की बात करते हैं तो भारत के परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1961 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके अध्यक्ष थे। सन 1962 की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष विक्रम अम्बालाला साराभाई थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम अम्बालाला साराभाई। ये दोनों पूछे जाते हैं कि सन 1961 में जो भारत के परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, और सन 1962 में जो इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। इन दोनों के पूछे जाते हैं। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो है अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया की ही है। नासा है जो वो अमेरिका की है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। सन 1972 की बात करें तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई, जिसको डॉस बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या बोला जाता है? डॉस बोला जाता है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। सन 1975 में सन 1975 में 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्यभट्ट कौन सी सन में छोड़ा गया था, तो 1975 में इसको छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 को छोड़ा गया था। ये पहला प्रायोगिक उपग्रह इसको कहा जाता है। प्रायोगिक उपग्रह से मतलब ये है कि एक टेस्टिंग के पर्पज से भेजा गया था। एक सीधा मतलब एक प्रयोग करना, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो क्या है, एक प्रयोग करना चाहते थे कि जो काम करता है कि नहीं करता है, वहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है। मतलब एक यानी पहली जो थी ना वो प्रयोग के पर्पज से भेजा गया था। जो पहला उपग्रह है वो सिर्फ प्रयोग करना चाहते थे कि ये काम करता है कि नहीं करता। कोई इसका एक पर्पज नहीं था कि इस पर्पज के लिए ही भेजा जा रहा है, कोई पर्पज नहीं था। बस इसका एक प्रायोगिक उपग्रह, इसको एक पर्पज यही था कि एक प्रयोग के पर्पज से यानी इसको भेजा गया था। इसे रूस के सहयोग से भेजा गया था। काहे कि भेजने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं ना, वो साधन अपने इंडिया के पास उस टाइम पर नहीं थे। तो इसमें क्या सहयोग लिया गया? रूस का सहयोग लिया गया। रूस के काकुस्तेन यार नामक स्थान से इसको प्रक्षेपित किया गया था, भेजा गया था। यह आर्यभट्ट उपग्रह 2 रुपए के भारतीय नोट पर अंकित है। अगर जो आर्यभट्ट उपग्रह की बात करते हैं तो जो हमारे पास 2 रुपए के नोट होते हैं उसके हम पीछे देखते हैं तो उसमें क्या है, जो उपग्रह बना रहता है वो कौन सा उपग्रह है? वो आर्यभट्ट उपग्रह ही है। तो आर्यभट्ट जो उपग्रह है वो सबसे पहला उपग्रह है जिसको प्रायोगिक उपग्रह के पर्पज से भेजा गया था, जिसको प्रयोग के पर्पज से भेजा गया था। रूस के सहयोग से भेजा गया था। काकुस्तिन यार नामक स्थान से भेजा गया था। और 2 रुपए के सिक्के के पीछे जो बना होता है वो क्या, कौन सा जो उपग्रह बना होता है वो आर्यभट्ट उपग्रह ही है। सन 1979 की बात करते हैं। भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह छोड़ा गया, जिसे भास्कर प्रथम नाम दिया गया। तो भारत का पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है? भास्कर प्रथम है। कब छोड़ा गया? 1979 में छोड़ा गया था। अब रिमोट सेंसिंग उपग्रह क्या है, इसके ऊपर एक विशेष चर्चा की गई है। ये 2 टाइप के होते हैं, बताया गया था। रिमोट वाले क्या होते हैं, तो वो हम उसके बारे में एक अलग से थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि रिमोट वाले, दूर वाले जो ये होते हैं ना वो क्या होते हैं। बस अभी इसमें इतना रख लीजिए याद कि प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? भास्कर प्रथम नाम था। कब छोड़ा गया था? 1979 में छोड़ा गया था। इसका वजन कितना था? 445 किलोग्राम था। 445 किलोग्राम इसका वजन था। और कब छोड़ा गया था? 1979 में छोड़ा गया था। 1980 की बात करते हैं
1980 की बात करते हैं। भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह वाहन को सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल, देखो जैसे आर्यभट्ट को छोड़ा गया था तो उसमें किसकी मदद ली गई थी? रूस की ली गई थी। क्यों ली गई थी? क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे लॉन्चर व्हीकल, लॉन्चर व्हीकल क्या होता है? लॉन्चर व्हीकल वो होता है जिसमें हम उपग्रह को रख के भेजते हैं। क्योंकि उपग्रह तो ऊपर काम करता है, जिस ग्रह में काम करना होता है उस ग्रह में काम करता है, लेकिन उस ग्रह तक ले कौन जाता है उसको? तो वो जो ले जाने वाले होते हैं उनको बोला जाता है लॉन्चर व्हीकल। ये भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहले इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई कम कम डिस्टेंस तक ले जाता है तो कोई उससे ज़्यादा, इनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो सबकी अपनी अपनी डिस्टेंस, अपनी अपनी क्षमता होती है इन लॉन्चर व्हीकल की। पहले थोड़े से जो लॉन्चर व्हीकल होते थे उनके अंदर एनर्जी उतनी कम होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी, वो कम दूरी तक ही ले जा पाते थे। लेकिन अब क्या है कि डेवलप हो गए हैं वही, उन्हीं में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, ये लंबी दूरी तक उन उपग्रहों को ले जा सकते हैं। और कहीं कहीं तो उपग्रह ऐसे, कहीं कहीं तो लॉन्चर व्हीकल ऐसे हो गए हैं जो ले भी जा सकते हैं और वापस भी लेके आ सकते हैं। उनके अंदर इतनी इतनी एनर्जी डाल दी गई है, इतना बेहतरीन तरीके से वो काम करने लगे हैं। तो भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह वाहन को सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल SLV-3 के नाम से लॉन्च किया गया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का छठवां राष्ट्र बना। लॉन्चर व्हीकल के बारे में भी सारा बताया जाएगा कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ना, और आज तक जो भारत ने लॉन्चर व्हीकल स्टार्ट किए हैं, जैसे चंद्रयान में जो लॉन्चर, जो चंद्रमा पर उपग्रह या मंगलयान पर जो उपग्रह भेजे गए थे उनमें कौन कौन से लॉन्चर व्हीकल स्टार्ट किए हैं, वो सारी चर्चा करेंगे। सन 1982 की बात करते हैं। 1982 की बात करते हैं तो पहली बार इनसेट 1A इंडियन नेशनल सैटेलाइट भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया, परंतु असफल रहा। यह नासा की मदद से किया गया था। तो पहली बार 1982 में इनसेट फर्स्ट ए इंडियन नेशनल सैटेलाइट ये कहाँ पे? भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया, परंतु असफल रहा। सन 1983 की बात करते हैं। इसी का नया वर्जन इनसेट 1B का सफल परीक्षण नासा के सहयोग से अमेरिका के कैप कार्निवल से प्रक्षेपित किया गया। ये क्या है कि जो भूस्थितिक कक्षा में हम जो स्थापित करना चाह रहे थे इनसेट को, वो फर्स्ट ये तो नहीं हो पाया, लेकिन फर्स्ट भी जो उसका नया वर्जन था वो उसमें स्थापित हो गया एक साल बाद ही। यानी 1982 में हमने जो स्थापित किया था वो नहीं हो पाया था, लेकिन 1983 में जो हमने स्थापित किया वो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1984 की बात करते हैं। भारत और सोवियत संघ यानी रूस, संयुक्त मानव युक्त मिशन शुरू किया गया। इसमें प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को भेजा गया। देखिए अभी जो बात हो रही थी वो कैसी हो रही थी? सिर्फ उपग्रह को भेजने की, इसमें किसी भी मानव को अभी तक नहीं भेजा गया था। लेकिन 1984 में भारत और सोवियत संघ रूस से के दोनों ने क्या किया? एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब एक काम करते हैं कि तुम अपने कुछ आदमियों को भेजो, हम इसमें अपने कुछ आदमियों को भेजते हैं। और मानव को सबसे पहले जो भारत का जो मानव भेजा गया था 1984 में, वो कौन भेजा गया था? राकेश शर्मा भेजा गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सॉल्यूट 7 में 8 दिन बिताने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे। और सबसे पहले भारतीय पुरुष की बात करते हैं तो कौन थे? वो राकेश शर्मा ही थे, जो 1984 में सोवियत संघ रूस की मदद से वो क्या गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। इन्होंने 8 दिन भी वहाँ पे बिताए थे। इनके बारे में इस अभियान में कुल 3 लोग थे। अपने भारत की तरफ से कौन थे? राकेश शर्मा थे। और सोवियत संघ के 2 लोग होंगे। तो अपने भारत की तरफ से कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो सबसे पहले जाने वाले थे। इनके बारे में कहा भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि तुम्हें अंतरिक्ष से अपना भारत कैसा दिख रहा था, तो इन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बड़ा फेमस रहा है उस टाइम पे। सन 1988 की बात करते हैं तो IRS फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिव बताया जाएगा क्या है।
कैसे काम करता है, सारी चीज़ बताई जाएगी। का ध्रुवीय कक्षा में सफल प्रक्षेपण किया गया। यह कार्य रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बेकानोर स्टेशन से किया गया। सन 1994 की बात करते हैं, सन 1994 की बात करते हैं तो PSLV, देखिए अभी क्या था, SLV चल रहा था, अब आ गया है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। तो ये क्या है, जो व्हीकल है वो उस वाले से ये थोड़ा सा क्या है, मॉडर्न है, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल है। का इसका भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसकी जो जो व्हीकल होता है वो क्या करता है, उपग्रह को ले जाने का काम करता है। तो जो SLV कर रहा था उससे बेहतर PSLV करने लगा, यानी उसका ही नया वर्जन है बस, और अपडेटेड है, ये पूरी तरीके से उससे ज़्यादा अपडेट है। सन 1999 में PSLV ने विदेशी उपग्रहों को ले जाना शुरू किया। देखो ये क्या है कि अभी इंडिया के तो ले ही जा रहे थे, लेकिन PSLV है ना, उन्होंने क्या किया कि जो विदेशी उपग्रह भी जो भेजना चाहते थे, विदेशी लोग जो अपने उपग्रह को भेजना चाहते थे, तो वो क्या किया, अपने साथ साथ विदेशी उपग्रहों को भी ले जाने लगा। कब, 1999 में। यानी एक समय ऐसा था जब आर्यभट्ट जब छोड़ा गया था तो रूस का व्हीकल इस्तेमाल किया गया, और 1999 में वो विदेशी उपग्रह जो होते हैं ना उनको भी ले जाने लगा, यानी इंडिया के तो ले ही जा रहा है और विदेशी उपग्रहों को भी ले जाने लगा। मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई अपने इंडिया में। उन सन 2001 में GSLV, ये GSLV है ना वो PSLV से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसको क्या बोला जाता है, जियो स्टेशनरी लॉन्चर व्हीकल। ये भी व्हीकल ही है, PSLV व्हीकल है और SLV व्हीकल है, बस दोनों के दोनों क्या है, अपडेटेड फॉर्म में। वो SLV का PSLV है, PSLV का GSLV है। का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। अक्टूबर 2008 की बात करते हैं। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण किया गया। अक्टूबर 2008 में क्या है, चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, जुलाई 2013 की बात करते हैं तो PSLV-C-22 भारत का पहला स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS फर्स्ट ए के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसका नाम था इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 5 नवंबर 2013 मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम PSLV-C-25 शुरू किया गया। मंगल ग्रह पर यह पहला अभियान था। ये किससे भेजा गया, PSLV-C-25। देखो PSLV एक व्हीकल है, इसमें भी कई वर्जन आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड C-25 ऐसे कई वर्जन है। तो जो मंगल ग्रह पर यह पहला अभियान था जो भेजा गया था, मोम को मार्स ऑर्बिट मिशन पर भेजा गया था, वो कौन से व्हीकल के इस्तेमाल से किया गया था, PSLV-C-25 से। 15 फरवरी 2017, 15 फरवरी 2017 इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश। ये पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है, आंध्र प्रदेश में स्थापित है। से एकल रॉकेट का प्रयोग करते हुए एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। यानी 15 फरवरी 2013 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल रॉकेट का उपयोग करते हुए एक साथ 104 उपग्रहों को भेजा था। यानी एक रॉकेट के माध्यम से ही 104 उपग्रह। सोचो जो व्हीकल रहा होगा, रॉकेट मतलब क्या है, जो व्हीकल ही तो है। और व्हीकल का मतलब क्या है कि जो SLV है, PSLV है, जो अपना GSLV है, यही तो व्हीकल है। तो वो इतने पावरफुल हो गए कि उनको उनके एक ही रॉकेट में, एक ही व्हीकल में 104 उपग्रहों को भी ले जाया गया, वो भी सफलतापूर्वक वहाँ पर उनको स्थापित भी कर दिया गया। कब किया गया, ये 2017 में। देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, आर्यभट्ट के टाइम पे कुछ भी नहीं था, वो 2017 में आते आते 104 सीधे सीधे अपने ये उपग्रह भेज दिए गए अंतरिक्ष में। 19वां अपना बात करते हैं, 14 नवंबर 2018, यानी 2017 कंप्लीट हो गया, अब आ गया 18। भारत की GSLV MK-30, GSLV जो व्हीकल है उसका, उसकी उसमें भी कई हैं, उसके भी कई वर्जन आए हैं। तो उसका एक वर्जन है MK-3 की पहली उड़ान ने GSAT-29 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो जो GSAT-29 उपग्रह है ये भारत ने कौन से व्हीकल की मदद से भेजा था, GSLV MK-3 की मदद से भेजा गया था। और इसने क्या है वहाँ तक इसको सफलतापूर्वक पहुँचा भी दिया।
अब तक यह सैटेलाइट भारत का सबसे भारी सैटेलाइट है जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। जो GSAT-29 उपग्रह था वो भारत का सबसे ज़्यादा वजनदार था, 3500 किलोग्राम का था। वर्तमान में भारत की यह क्षमता 4000 किलोग्राम तक है। यानी अब जो व्हीकल है ना, वो पहले 3500 किलोग्राम तक ले गया था, लेकिन अब इसकी जो क्षमता है ना वो 4000 किलोग्राम तक ये ले जा सकता है। समझे बात को। 5 दिसंबर 2018 GSAT-11 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका वजन, अब क्या है देखो, पहले क्या था, 4000 किलोग्राम तक ले जा रहा था, अब 2018 में ही, यानी एक महीने बाद ही टेक्नोलॉजी और विकसित हुई। यानी GSAT-11 GSAT-29 को ले जा रहा था वो, GSLV MK3 यानी ए वाला ये ले जा रहा था। कितना ले जा रहा था, 3500 किलोग्राम तक ले जा रहा था, लेकिन उसकी क्षमता कितनी थी, 4000 किलोग्राम थी। अब क्या, थोड़ा सा और अपडेट हुआ, यही अपडेट हुआ, तो ये क्या है, GSAT-11 को भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह जिसका वजन कितना था, 5854 किलोग्राम था, ये इसको ले जाने लगा। यानी उससे भी वजनदार चीज को ले जाने लगा। यह फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपित किया गया अभी तक का सबसे भारी उपग्रह है। देखो, 2018 नवंबर तक सबसे भारी उपग्रह 3500 किलोग्राम का था, और अब दिसंबर 2018 तक एक महीने बाद एक अगला उपग्रह भेजा गया। कितना वजन था उसका, उसका वजन था, उसका कितना वजन था, 5854 किलोग्राम। कितना वजन था, 5854 किलोग्राम उसका वजन था। 22 जुलाई 2019, 18 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 22 जुलाई 2019 को भारत के GSLV मार्क थर्ड ये क्या है, GSLV का ही वर्जन है। M1 ने चंद्रयान 2 का लॉन्च किया। अभी सुना नहीं था कि चंद्रयान 2 में जो पहले से ही फैल गया, तो वो उसमें जो व्हीकल इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था GSLV मार्क थर्ड M1। उस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, चंद्रयान 2 पर भेजा गया था। बट पता पता चला कि बीच में ही कनेक्शन टूट गया और उसकी जानकारी सही से नहीं मिल पाई हमको। तो दोस्तों, पार्ट 2 अपना कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 के बारे में नेक्स्ट डे देखेंगे, और इसके अलावा 5 या 6 पार्ट बनेंगे जिसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा इस पे। इसके अलावा आपको इस पे साइंस कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लगभग लगभग सारा कवर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।